देखो भाई, रिफ्रैक्शन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? लाइट का डिस्पर्ज होना। ठीक है, जब आप एक प्रिज्म के थ्रू एक वाइट लाइट एंटर करवाते हो तो लाइट डिस्पर्ज होगी। वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर में टूटेगी, वो चीज़ बाद में पढ़ेंगे। भाई तो डिस्पर्जन है, लाइट का अलग अलग कलर्स में टूटना, तो स्पेक्ट्रम दिखना अपने को, वे बिग्योर एज यू नो वेरी वेल। सो वही तो है डिस्पर्जन, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होगा। अगर प्रिज्म में आप देखो, रिफ्रैक्शन हमें ये पता है कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हो, ठीक है, अगर ये रेयर है और ये डेंसर है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, जब रेयर से आप डेंसर में जाओगे तो किधर मुड़ेगी आपकी रे ऑफ लाइट? रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, वैसे ही अगर दो सरफेसेज हैं आपके पास, मान लो ये, ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, ये इसका नॉर्मल और इसके लिए ये नॉर्मल दिख रहा है। दो सरफेसेज जैसे ग्लास स्लैब थी जैसे अपने पास, वो ऐसे रख दी मैंने, मान लो। तो अगर आप एक रे ऑफ लाइट को ऐसे डालते हो किसी एंगल पर, ये मीडियम फर्स्ट एयर और ये अनदर मीडियम डेंसर मीडियम, किधर बेंड्स करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई भाई। ठीक है, अब ये किधर मुड़ेगी भाई, बताइए किधर मुड़ेगी? इधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर टू रेयर है ना, इसका एक्चुअल पाथ तो क्या था, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल पाथ तो ये था इसका। अब डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से परे मुड़ना है, तो नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल तो ये होगा। ठीक है, सो हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें उसके दो सरफेसेस किसी एंगल पर आपको इंक्लाइंड दिखेंगे। ठीक है, जब आप उसको सामने से देखते हो ना, सामने से, तो प्रिज्म ऐसे दिखती है। ठीक है, और जब साइड से देखोगे तो कैसे दिखती है? रेक्टेंगुलर। दिखाना नोटबुक, ठीक, नोटबुक दे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फेस है ना, साइड से देखोगे ऐसे और सामने से देखोगे तो ऐसे, ये प्रिज्म है। और इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है बस। तो प्रिज्म का एक एंगल होता है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए बी सी। चलो इसको बाद में देखेंगे एक बार, इसको पहले ये देखो। अगर आप इन सरफेसेस को ऐसे कर देते हो जैसे प्रिज्म में किया हुआ है, तो क्या होगा, कैसे होगा रिफ्रैक्शन? अगर यही दो सरफेसेज हैं एक दूसरे के ऊपर, आप इंक्लाइन कर दो, इंक्लाइन कर दिया, मान लो यही सरफेस, अभी देखो, मान लो मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया ऐसे। अभी देखते रिफ्रैक्शन कैसे होगा। देखो पहले इसका नॉर्मल ऐसे था, ऐसे, है ना, अब इसका जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसका नॉर्मल चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसका नॉर्मल चेंज हो गया तो ये ऐसे गई और ये रहा इसका नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। कई बच्चे उधर ही मोड़ते हैं, नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे मुड़ेगी। समझ में आएगा? हाँ, यही खास बात है, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़। जब आप दोनों सरफेसेस को आप ऐसे इंक्लाइन कर दोगे तो नॉर्मल बदल दिया आपने, नॉर्मल चेंज हो गया। नॉर्मल पहले तो ऊपर की साइड था इसका, अब नॉर्मल नीचे आ गया, देखो, समझ में आ गया? तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या होगा? आर। अब नॉर्मल को काट करके थोड़ी ना जाएगी उधर, ध्यान से देखो, ये इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग डेंसर टू रेयर किधर मुड़ना पड़ेगा इसको? अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल को काट करके थोड़ी ना जाएगी उधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करो कभी, समझ में आ गया? कभी भी नॉर्मल को थोड़ी ना काटती है वो, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर उधर मुड़ गई तो क्या हो जाएगा भाई? जैसे एक प्रिज्म लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब में, वही चीज़ होगी वो। तो प्रिज्म थोड़ी ना बनी अगर उधर ही बेंड करते तो। आप समझ में? ये खेल है दोनों सरफेसेस का। अगर आप ऐसे इंक्लाइन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको बेंड कर सकते हो एक अलग ही डायरेक्शन में। ये रिफ्रैक्शन है, और किसके थ्रू है? प्रिज्म के थ्रू। एक तो सीधी लाइन नहीं खींचती भाई। ठीक है, प्रिज्म, दिस इज ए एंगल ऑफ प्रिज्म, हर बार ए ही मानेंगे, दिस बी एंड दिस इज सी। इस प्रिज्म का अपना एक म्यू है, जैसे हर एक मीडियम का होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे ही ये ग्लास मटेरियल की बनी हुई है तो इसका खुद का क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब एक रे ऑफ लाइट आपने इंसिडेंट की इसके ऊपर, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, अब ये किधर बैंड होगी, नॉर्मल, किधर बैंड होगी बताइए, ओरिजिनल रास्ता तो ये था, किधर बैंड होगी, रेयर टू डेंस जाते हुए किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स से नॉर्मल, ये भाई इधर बैंड कर गई, बिल्कुल ऐसे ही बैंड होगी, ठीक है। अब फिर रिफ्लेक्शन चालू होगा जब ये सरफेस से बाहर निकलेगी। अब डेंसर टू रेयर है तो नॉर्मल ड्रॉ करिए रूल्स के अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2, ठीक है ना, नॉर्मल ड्रॉ किया आपने। अब रूल्स के अकॉर्डिंग फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये मुड़ेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो याद रखना प्रिज्म में जो रे है वो किधर मिलती है आपको, रिफ्रैक्टेड रे इसके बेस की तरफ मुड़ेगी, सीधी बात है, किधर मिलेगी आपको, बेस की तरफ मुड़ी हुई, एक ही रूल याद रखना बस। इंसिडेंट रे ये एंगल आई है आपका, ठीक है, तो ये एंगल कौन सा होगा, नॉर्मल के साथ है आर, समझ में आएगा, ये एंगल कौन सा होगा, आई होगा ना, तो ये आर होगा, फिर सीधी बात है। और अगर ये आई लेते हो आप, इधर से रिवर्सिबिलिटी रूल लगाओ, अगर इधर से रे ऑफ लाइट को भेजोगे तो इधर से ऐसे ही तो निकलेगी, है ना, तो ये एंगल I1 मान लो और ये एंगल क्या मान लो I2, तो ये एंगल R1 मान लो, ये क्या मान लो R2, इधर से आ रही है तो ये I2, ये एंगल R हो जाएगा फिर, है ना, समझ में आना चाहिए, एंगल आई आर, ठीक है, अगर इधर से रे आती है तो मानने को कुछ भी मान सकते हो, कोई बात नहीं। मान लो ये नॉर्मल जो काट रहे हैं ये किस पॉइंट पे काट रहे हैं, ओ पॉइंट है, नाम देना पड़ेगा, रे का क्या नाम दें, पी क्यू, ये जो पॉइंट है ये क्यू, ठीक है, तो एक रे है पी क्यू और क्यू से किधर आ गई ये आर, ठीक है, ये डायरेक्शन है क्यू आर, रिफ्रैक्ट हुई अंदर, अब आर से ये एस, तो नाम भी याद रहने चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और बाहर सेम मीडियम में निकलती है उभरती हुई रे, उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, बोल रखा है ना, मैंने बता रखा है आपको कई बार, कौन सी रे है ये, इमरजेंट रे, ठीक है भाई। अब इसमें कैलकुलेशंस करनी है अपने को, क्या कैलकुलेशंस करनी है कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो कैसे चेंज होगा, या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम, और उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी अपने को, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बार, इधर देखो, एक खास चीज़, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था अगर ये प्रिज्म रास्ते में ना आती तो, ओरिजिनल जो पाथ है रे का पी क्यू का तो यही है। अब ये किधर बैंड होगी, ये इधर बैंड होगी, कितना बैंड हुई, जितना ओरिजिनल पाथ से बैंड हुई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोला जाएगा भाई, एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब मुड़ जाना, डेविएट होना, ओरिजिनल पाथ से प्रिज्म ने देखो कितना डिग्री बेंड किया है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये R1 है ना, ये पूरा, ये देखो पूरा आई, तो ये भी पूरा क्या होगा आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं ना ऐसे, ये आई तो ये भी आई, तो ये इतना एंगल कितना होगा, I1 माइनस में R1, ठीक है ना, और ये इतना एंगल कितना होगा, I2 माइनस में R2, ये इतना, ये वाला I2 माइनस में R2, समझ में आ रहा है भाई। अब एक क्वाड्रिलेटरल में चलेंगे हम, AQOR, इन क्वाड्रिलेटरल AQOR, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, क्या यहाँ पे ये दोनों एंगल 90 के बन रहे हैं, 90 डिग्री, एंगल Q देखो आप, और एंगल R कितने के हैं, 90 डिग्री, इनको नाम देते नाम देते ना, बाकी एंगल Q मान लो वहाँ पे, अगर इस साइड कुछ कोई नाम दे रहे ना तो कुछ भी मान सकते हो आप इन पॉइंट्स को, नहीं तो सिर्फ क्या देख लो आप, एंगल Q प्लस एंगल R कितने के हैं, ईच 90, तो बाकी बचे A और O क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए फिर, टोटल एक क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल्स का सम बनता है, 360 डिग्री, कितना आता है सम, 360, 360, तो फिर 90 90 कितना हो गया, 180, ये 90 ये भी 90, यहाँ
ये 90 ये 90 180 हो गया। तो ए और ओ का सम कितना होगा फिर, एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना होना चाहिए 180 डिग्री। समझ में आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हमें ये पता लगा लिया कि दो एंगल 90 90 के हैं 180 के हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के बाकी बचे दो एंगल्स कितने के होंगे 180 के ही होंगे। तो ए और ओ निकाल लिया कितना है 180। ठीक है। अब इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इस ट्रायंगल में देखो भाई R1 प्लस R2, एंगल R1 प्लस R2 और प्लस एंगल O, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। लिख दिया 180। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट विल यू सी, एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2, भाई 180 180 ओ, तो एंगल A यानी कि दोनों के सम के इक्वल है R1 प्लस R2 के। समझ में आ गया। ये इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। ठीक है। अब मैंने बोला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है इससे, एंगल ऑफ प्रिज्म से कुछ, तो देखते हैं। एज वी नो साइन आई बाई आर यानी कि म्यू, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर। ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन आई की जगह क्या यूज कर सकते हो आई, और साइन आर की जगह क्या यूज कर सकते हो आर। सिंपली समझ में आया भाई। एक चीज़ देखो, इससे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से पहले एक चीज़ देखो, इस ट्रायंगल में चलिए भाई, किस ट्रायंगल में क्यू एम आर। ठीक है। क्यू एम आर में देखो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल्स। तो इन ट्रायंगल क्यू एम आर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है डेविएशन एंगल, है ना। देख लो इधर डेविएशन एंगल, ये बहुत बार आता है मजाक में, मतलब डेविएशन एंगल क्या होगा सम ऑफ दीज टू एंगल्स, यानी कि I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस में R2, दो एंगल्स है ना ये वाले, ये और ये। अकॉर्डिंग टू रूल I1 प्लस I2, प्लस प्लस का एक साथ रख लो, I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस में R2, माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये क्या लिख दोगे प्लस। समझ में आ गया। माइनस R1 और माइनस R2, तो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट खोलोगे जब आप इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ये इक्वेशन फोर्थ भाई। अभी मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ा है। स्नेल्स लॉ में मैंने बोला स्नेल्स लॉ क्या है साइन आई बाई आर, फॉर वेरी स्मॉल एंगल वी कैन यूज आई बाई आर। तो आई की इक्वेशन क्या बनी आई इज टू म्यू इंटू आर। अगर आप इस चीज़ को देखो, पहला I1 को क्या लिखोगे म्यू इंटू में R1, I1 और I2 को क्या लिख सकते हो आप म्यू इंटू में R1, तो I2 को क्या लिखोगे म्यू इंटू में R2। समझ में आएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन फोर्थ में इस वैल्यू को I1 म्यू R1 और I2 म्यू R2। ठीक है। इस फोर्थ इक्वेशन में जब पुट करोगे इन वैल्यूज़ को, तो डेविएशन एंगल इज इक्वल्स टू म्यू R1, ठीक है, म्यू R1 प्लस में म्यू R2 और माइनस R1 प्लस R2। अब माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या है ए, तो आप इसको पहले सीधा अभी क्या लिख सकते थे, चाहे आप अगले स्टेप में लिखो आपकी मर्जी। अगले स्टेप में ये इक्वेशन क्या बन जाती I1 प्लस I2 माइनस में ए। आगे समझ में डेविएशन एंगल क्या बन जाती इक्वेशन I1 प्लस I2 माइनस का ए। कहाँ से आया समझ में आ गया। R1 प्लस R2 की जगह मैंने क्या लिख दिया ए, बस। ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमने फोर्थ माननी हुई थी, या इसको फोर्थ मान लो, अभी जो लेटेस्ट बना दी मैंने इसको फोर्थ मान लो। तो देखो डेविएशन एंगल इज इक्वल्स टू म्यू कॉमन उठाओ, म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस ए। डेविएशन एंगल R1 प्लस R2 क्या है ए, म्यू ए कॉमन उठा सकते हैं यहाँ। तो डेविएशन क्या हुआ यहाँ, डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये लो भाई डेविएशन क्या आ गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। आया समझ में। ठीक है।
यानी कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर, डेविएशन एंगल के ऊपर। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेविएशन एंगल ज़्यादा होगा, दिख रहा है आपको, समझ में आएगा। हाँ, अब जो भी फॉर्मूले आपको मिले हैं वो एक साइड लिख लो, ठीक है। जैसे आपको क्या मिल गया है, एंगल ए जो है ना वो R1 प्लस R2 है, ठीक है। एक डेविएशन एंगल का फॉर्मूला मिल गया आपको ये वाला, I1 प्लस I2 माइनस ए, और एक ये मिल गया है डेविएशन एंगल म्यू माइनस 1 इंटू ए भाई, ये लो, ये मेन फॉर्मूले हैं भाई, समझ में आ गया। अब देखो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन मतलब कम से कम डेविएशन। आप क्या सोचो, अगर आप एंगल आई को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो डेविएशन एंगल का क्या होगा। आप अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे I1 इंक्रीज कर रहे हो तो हो सकता है I2 डिक्रीज कर रहा हो, माइनस ए तो चलो हर बार क्या रहेगा, कांस्टेंट है, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म बदलेगा थोड़ी ना। तो अगर आप I1 को इंक्रीज कर रहे हो, क्या पता I2 डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, नहीं पता उसका, यहाँ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिससे हम देख सकें। तो ये लैब में ऑब्जर्व किया गया कि इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। I1 और I2 दोनों किसके इक्वल होंगे, I के इक्वल। I यानी कि ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्या क्लियर है, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन का जो ग्राफ मैं बना के दिखाऊँ वो ग्राफ कैसा रहेगा वो आप चीज़ देखना। अभी इसको लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं लग रहा। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या आपने, ये जो अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है मिनिमम डेविएशन के लिए। डेविएशन कम से कम किस एंगल पे, वो कंडीशन क्या बोल देते हैं, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो उस टाइम पे जब आप ये अपने एक्सपेरिमेंट है, अपने सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट है, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको बोर्ड के ऊपर कैसे करना है आपको। पहले ऐसे एक लाइन खींच लेनी है आपने लंबी, प्रिज्म लेके इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे एक लाइन खींच दोगे, अब प्रिज्म रखो यहाँ 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 हर जगह और उसको ट्रेस कर लो प्रिज्म को, या मान लो प्रिज्म रख दी मैंने यहाँ, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट करने ऐसे हर जगह प्रिज्म को रख के, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि एंगल आई इंक्रीज करें तो डेविएशन एंगल घटेगा कि बढ़ेगा, नहीं पता चल रहा। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई सरफेस के ऊपर, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। शुरू में इस एंगल को रखना है आपकी मर्जी से, आपने रखा मान लो 25 एंगल आई, ठीक है। अब ये इधर बैंड होगी, देखो इधर जानी चाहिए थी ना इधर, लेकिन ये किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझ में आ गया। तो ये देखो ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, ये यहाँ से आपने डेविएशन निकाल लिया, इधर आ गए ना मुड़ करके, तो आपने डेविएशन निकाल लिया। कैसे निकालोगे, तरीका बता रहा हूँ। लैब में जा करके ऐसे एक रे आपने ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, डी की हेल्प से। आपने देखना है एंगल कितना रखा आपने, ऐसे जब आप ट्रेस कर दोगे ना नॉर्मल के साथ, आपने डी रख के प्रोटेक्टर रख के आपने उसका एंगल देख लेना, एक रे जो आप डाल रहे हो एंगल कितना है देख लेना आपने, 25 पे, जो भी एंगल आपने देख लिया भाई 25 पे एक लाइन ऐसे खींच दी 25 डिग्री पे। अब यहाँ पे 2 पिन गाड़ दोगे, इस लाइन के ऊपर 2 पिन गाड़ दो बस, ठीक है। जब आप इसको इस तरफ से देखोगे ना तो ये पिन उधर नहीं दिखेंगे आपको, ये दोनों पिन इधर दिखेंगे, इधर इस साइड से देखोगे तो, क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है उनसे आने वाली बैंड। तो हमारी आंख जो है वो उसको वर्चुअली बैक ट्रेस करती है, बैक ट्रेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या करती है, वर्चुअली बैक ट्रेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी आंख जो है वो देखती है कि ये इधर हैं दोनों पिंस, कुछ समझ में आया। अब इन दोनों पिंस यानी कि ये जो यहाँ है ना, इनको देख करके आपने 2 पिन गाड़ देनी है, 2 पिन, क्योंकि ये लाइन पता नहीं अपने को कहाँ है, ठीक है ना। ये लाइन ऑब्टेन करने के लिए कि ये लाइन हमारे को प्राप्त हो, ये लाइन मिले, तो उसके लिए इन दोनों की सीध देख करके बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन, उसमें 2 पिन गाड़ देगो बिल्कुल ऐसे ऐसे,
कैसे आप देखो, लाइन सीधी करने का तरीका क्या होता है, ये होता है ना कि तीसरे बच्चे की गर्दन दिखाई ना दे, लाइन सीधी करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, ये थोड़ी ना कि तीसरे बच्चे की गर्दन काट देते हैं, दिखाई ना दे उसका मतलब ये थोड़ी ना, मतलब तीनों बच्चे एक ही अगर डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल एक सीध में, तो अपने को तीसरे बच्चे की गर्दन दिखाई नहीं देगी। तो वही बच्चे हैं यहाँ पर भी, यहाँ पे पिन गाड़ो ताकि इधर तीसरे बच्चे की गर्दन दिखाई ना दे। मैंने बोला ना ये पिन आपको किधर दिखती हैं, यहाँ दिखती हैं, तो आपने ये दोनों पिन गाड़ दी, आपको नहीं पता ये लाइन किधर आएगी, नहीं पता। अब ये पिन निकालो और जो पिन है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो बस। तो ये लाइन आपको लेनी थी, इमरजेंट रे वाली जो लाइन है वो निकालने के लिए सारा तामझाम हुआ है। और फिर इसको आप उठा करके प्रिज्म को पीछे मिलाओगे, इसको इधर मिलाओगे, आपको एंगल ऑफ डी दिखाई देगा, डेविएशन एंगल मिल गया। ये देखो, ये क्या आपका एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आएगा। अब इधर से फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, इधर 25 लिया था, अब की बार 30 ले लो, ठीक है ना, 30 ले लो, 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल, तो उसके हिसाब से फिर आपको डेविएशन एंगल मिल जाएगा। अब डेविएशन एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है, ये डेविएशन एंगल 2, ये 1, ठीक है। अब 35 ले लो, फिर कितना लेना है 35। ऐसे बार बार जब आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और बार बार आपने क्या निकाला, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या निकाला आपने बार बार, एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आएगा। उसका एक टेबल बनाया, वो टेबल आपको क्या बताता है, देखो ये टेबल देखो इसका, एंगल आई इंसिडेंस एंगल, दिस इज डेविएशन एंगल। क्या क्या मिला अपने को ऐसे करने से, जब आपने इसको मेजर किया ना प्रोटेक्टर की हेल्प से, इसको फिर मेजर करोगे, मेजर करना पड़ेगा ये डेविएशन एंगल कितना हुआ, D1 D2 D3। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि हमने 25 किया, हम ये बढ़ा रहे हैं, आई तो हम बढ़ा ही रहे हैं 5 डिग्री से, 30 डिग्री, 35, 40 डिग्री, 45, ठीक है, और मान लो 50 डिग्री, ठीक है। ऐसे एंगल आई इंक्रीज करते चले गए। हमने क्या देखा पता है, यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन था 50 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है 25 डिग्री, 30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, ये 5 डिग्री घट गया, डिक्रीज कर गया। जब आपने एंगल आई को बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर गया, ठीक है। 35 किया और डिक्रीज कर गया, मान लो कितना आ गया 38। लेकिन इस पर्टिकुलर एंगल के बाद आप तो बढ़ा ही लगातार आई को, लेकिन फिर देखा घट करके फिर बढ़ना चालू हो गया। ये अब कितना हो गया मान लो, फिर बढ़ना चालू हो गया 45, ठीक है, 45, 50, ठीक है, और 55। यानी कि एक पार्टिकुलर एंगल पे ही आपको डेविएशन क्या मिलता है, मिनिमम। आप एंगल आई बढ़ा रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है घट रहा है घट रहा है, एक खास एंगल पे जा करके फिर से बढ़ना चालू कर देता है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा पता है, ये एंगल आई और ये डेविएशन एंगल वाई, ठीक है। ये देखो 0 डिग्री, चलो 25, 30, 35, 40, ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, और 50 डिग्री तक चले गए, मान लो 45 और 50, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मान लो यहाँ पे देखते हैं 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, 20, 25, 30, और ये रहा 35, और ये रहा 40, और ये रहा 45, और ये रहा 50 भाई, ठीक है। 5 डिग्री में तोड़ लिया हमने इस लाइन को, अब समझ में आ जाएगा। 25 पे आपको कितना मिला 50, मान लो 50 पे निशान लगा दिया मैंने। 30 पे डिक्रीज़ कर गया 5 डिग्री, 30 पे डिक्रीज़ कर गया 5 डिग्री भाई, 30 यानी कि थोड़ा सा इधर बढ़ेगा आगे, 35 डिग्री डिक्रीज़ कर गया। 35 पे 38 तो यहाँ कहीं होगा 35, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं 35, ये रहा 35 और 38 मिल गया, ठीक है। अब 40 डिग्री पे 45, फिर बढ़ना चालू हो गया भाई, ठीक है, फिर बढ़ना चालू हो गया 45, ठीक है, 40 डिग्री पे
45 और 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे फिर वापस 50 और 50 पे 55 हो गया। तो आपको ये ग्राफ ऐसा मिला है, कुछ एक यू शेप का ग्राफ आपको मिला है भाई, समझ में आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा रहे हो, डिक्रीज कर जाएगा, और एक पार्टिकुलर एंगल पे ही एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा रहे हो, फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप बुक खोलोगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप इसको और अच्छे से बनाओगे ना, एंगल आई और डी के बीच जो ग्राफ बनेगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये कुछ आ रहा है समझ में, डेविएशन एंगल और ये जीरो और ये अपना इंसिडेंस एंगल, ग्राफ समझ में आया। ये एक पार्टिकुलर एंगल पर जाकर ही आपको डेविएशन क्या मिलेगा, मिनिमम, ठीक है। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। उस टाइम पे मैंने बताया I1 और I2 आपका किसके इक्वल होगा, एंगल I के ही इक्वल होगा, ठीक है। मिनिमम कर भी सकते हैं हम मैथमेटिकली, करना आता है तो आपको, नहीं करना आता तो सिखा दूं, या सीधा सीधा मान लो इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 और I2 क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। सीधा सीधा मान लो, या फिर इस फॉर्मूले से हम इसका मिनिमम करके दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सीधा सीधा मान लो। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 इज इक्वल्स टू I2, यानी कि I इक्वल होंगे। सो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन आर। इस कंडीशन में साइन I, देखो आप ध्यान से, I 2I इक्वल हो गया ना, I और I डेविएशन देखो इधर, I 2I मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, और 2I माइनस A। तो अगर आप देखो डेविएशन प्लस A हो गया, इसको आप लिखो डेविएशन प्लस A इज इक्वल्स टू 2I। तो I का फॉर्मूला क्या मिल गया, डेविएशन A बाई 2, डेविएशन प्लस A बाई 2। तो साइन I की जगह क्या ले सकते हो आप, साइन I की जगह ले सकते हो डेविएशन प्लस A बाई 2। साइन R भी देख लो इधर से, अगर I इक्वल होंगे तो R भी दोनों इक्वल होंगे, R1 और R2 R के इक्वल होगा उस टाइम पे, समझ में आ गया। तो R यानी कि 2R, और R की जगह क्या लिखोगे, A बाई 2, ठीक है ना। सो R साइन R यानी कि A बाई 2। एक ये फॉर्मूला अपने को मिला है, एक वो फॉर्मूला मिला है। डेविएशन का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको ये ही यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास I1 I2 तो निकाल लोगे आप, एंगल A किसके इक्वल है, R1 प्लस R2। तो R1 R2 कहाँ से निकालोगे, R1 प्लस R2 तो अंदर में है ना प्रिज्म के, वो कहाँ से निकालेंगे, समझ में आ गया। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें एक एरर है छोटी सी। ये फॉर्मूला अपना कब आया, जब हमने क्या माना, साइन I बाई साइन R वेरी स्मॉल एंगल्स I और R मान लिया था इनको। तो वो वाला जो फॉर्मूला है ना डेविएशन, वो भी डेविएशन का है, ये भी है। यूज कौन सा करना है, ये वाला, ये डेविएशन मिनिमम, डेविएशन M लगा देना है, समझ में आ गया। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो डेविएशन हो, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, तो डेविएशन वो भी है। लेकिन मैंने बोला ना उसमें क्या एरर है, हमने एंगल्स को क्या माना है, वेरी स्मॉल, समझ में आ गया। इसमें आप A बड़ी आसानी से निकाल सकते हो प्रिज्म को ट्रेस करके, एंगल ऑफ प्रिज्म, दोनों रे ड्रॉ करके आप क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आएगा। बाई 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता साइन, और आप इस तरह से आप म्यू निकाल सकते हो, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो इनमें से, ऐसे, समझ में आएगा। सो इस तरह से ये एक प्रिज्म फार्मूला अपने को मिला, क्या बोला जाता है, ये प्रिज्म फार्मूला। व्हाट इज दिस, प्रिज्म फार्मूला, ओके। इससे रिलेटेड डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, ठीक है।